कोल विकास प्राधिकरण का गठन है। पंडित जी, जबलपुर में भी पूरे मध्य प्रदेश के जितने कलेक्टर होते हैं उसका अध्यक्ष होता है और उसका बहुत सारा फंड आता है कोल विकास प्राधिकरण का। आप ये प्रश्न करिए सरकार से कि अभी तक मध्य प्रदेश में कोल विकास प्राधिकरण का कितना फंड आया और वो फंड कहाँ कहाँ खर्च हुआ। नो न्यूज ओनली व्यूज। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है और पूरे देश में, खासकर मध्य प्रदेश में, वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को याद किया जा रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व राज्य मंत्री कौशल्या मौर्य जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जो मुद्दा है दोस्तों, हम उस पर बात करें कि आदिवासी क्षेत्रों में मुगल शासन के दौर में आदिवासियों की संपदा को लूटने के लिए आसफ खां की फौज आई थी। इसके बाद आदिवासियों के लिए अंग्रेजों ने भी उनके संसाधनों का दोहन करने का काम किया। सरकार बदली, लोकतंत्र आया और एक बार फिर आदिवासी समुदाय उसके जल, जंगल, जमीन, उनकी वन संपदाओं को, उनके अधिकारों को कहीं न कहीं छीनने के प्रयास हो रहे हैं। कारपोरेट कल्चर आ रहा है, अभ्यारण्य, टूरिज्म और परमाणु प्रोजेक्ट, इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिशें हो रही। आपको क्या लगता है कि रानी दुर्गावती के जो वंशज हैं, जो आदिवासी समुदाय है, आज उसकी स्थिति क्या है? आज आदिवासी समुदाय की स्थिति क्या कहें, बद से बदतर है। उनके लिए कोई परिभाषा भी नियत नहीं है। उसका कारण ये है कि ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई 1600 से प्रारंभ है। अगर हम इतिहास के पन्नों पे जाएं तो एक तो भारत में इतिहासकारों ने बहुत ही गलत काम किया कि कभी भी सही बात लिखी नहीं। दूसरी बात, चाहे लोकतंत्र रहा हो चाहे राजतंत्र रहा हो, इन दोनों ने कभी नहीं चाहा कि आदिवासी समाज की मुख्यधारा से जुड़े। जबकि आदिवासी समाज ने इस देश को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। कभी भी इस देश का दोहन आदिवासी समाज ने नहीं किया और उसके माथे पे ये कलंक कभी नहीं लग सकता। आदिवासी समाज ने हमेशा जल, जंगल, जमीन को पूजा है और हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो रहने का तरीका है, आदिवासी समाज आपने देखा होगा हमेशा ग्रुप में रहता है और शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहता है। वो इसलिए रहता है कि वो प्रकृति प्रेमी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। रानी दुर्गावती, जितने भी हमारे आदिवासी हीरोज़ हैं, उन सब का मानना ये था कि अगर दुनिया में जल, जंगल, जमीन अगर नहीं रहेगा तो जीवन अपने आप समाप्त हो जाना है। रानी दुर्गावती जी गोड़ों की महारानी थी, इस वंश में ब्याह के आई थी, चंदेलों के परिवार से आई थी और हमारे आदिवासी राजा से उन्होंने शादी की और शादी दोनों परिवारों के मर्जी से हुई। और उनके पति के गुजर जाने के बाद जब उन्होंने ये राज संभालने की बात आई तो वो पीछे नहीं हटी और उन्होंने महाकौशल समूचा ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश ही नहीं, आज जो विखंडन हुआ उसके भी कहीं आगे छत्तीसगढ़ तक रानी दुर्गावती और गोंड वंश का राज था। और आप अगर इतिहास में जाएंगे तो गोंड समाज ने, आदिवासी समाज ने, गोंड समाज तो क्योंकि गोंडवाना वंश था इसलिए गोंड समाज ज़्यादा फेमस हुई। और उसके साथ साथ आप देखोगे तो जितनी भी और आदिवासी जातियां थी, सबका ध्येय एक था। आप देखो रानी दुर्गावती के समय पे और संग्राम शाह के समय पे, रघुनाथ शाह, शंकर शाह के समय पे हमारे जबलपुर में 52 ताल तलैया थी और बहुत खूबसूरत थी। 2-4 तो भी बची हुई हैं जिन पे इन लोगों का वश नहीं चला, कारपोरेट सेक्टर का या ये बाहुबली लोगों का, भू माफिया का। एक तो आधार ताल हो गया, चेरी ताल तीनों ने मिटा ही दिया पूरा। चेरी ताल भी बहुत बड़ा तालाब था, रानी ताल को इनने आधा खत्म कर दिया। हम लोग मतलब देखिए कि आदिवासी समाज का जो लीडर होता है एक सीमा तक ही जाके किसी तंत्र से लड़ सकता है।
अब जितनी लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं उतनी तो खूब लड़ते हैं। एक समय और, आज से 15 साल पहले की बात है, जो हमारा मदन महल का जो किला है, उस पे जरूरत से ज्यादा भूमाफियाओं ने कब्जा किया था। खूब लड़ाई लड़ी हमने। हमारा एक आदिवासी नेता ने खूब केस लगाए, तो उस पे कोर्ट से आदेश हुआ, उसके अतिक्रमण खत्म कराए गए। मतलब मदन महल का किला भी आप देखो कितना दुर्लभ है, एक पत्थर पे बना हुआ है। वहां पे जो बैलेंस रॉक था, वो एक प्रकृति की नायाब देन थी। उस बैलेंस रॉक को कॉलेज की संस्था ने अपने अंदर कर लिया था। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी कम से कम 15-20 दिन, तब वो रॉक जाके बाहर आ पाया। तो स्थिति ऐसी है कि आज दुनिया से पानी खत्म हो रहा है, पर्यावरण खत्म हो रहा है, जलवायु खत्म हो रहा है। पर जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े भूमाफिया हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि सरकारों को ये समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से आया डिंडोरी के पास का, पिपरिया मॉल करके जो गांव है, वहां पे आदिवासियों की जमीनें औने पौने दामों पे भू माफिया ने खरीद ली, माइनिंग माफिया ने खरीद ली और उस पर खनन करने की एक सपना देख लिया। इसी तरीके से स्थितियां सामने आती। देखिए, जब सरकार ना आंख में काली पट्टी बांध ले, तो इस तरह के भूमाफिया पैदा होंगे और दादागिरी करेंगे। क्या इस तरह के भूमाफिया की जानकारी सरकार को नहीं है? बाकायदा मोहन सरकार ने उसमें परमिशन दी हुई है। जब वो तो बाद में पता चला, वो भी हमारे समाज के दो बंदे हैं जिनके नाम पे कई सौ करोड़ रुपए, कई हजार करोड़ रुपए उनके खाते में है, और गरीबी रेखा के नीचे वो रहते हैं और राशन की दुकान में लाइन लगाते हैं। आप ये बताओ, पैसों की जांच कौन कौन सी एजेंसी करती है? ईडी। सारे करती है ना। तो क्या ये कभी उनके नजर में नहीं आया है कि ये अगर लल्लू लाल कोल है, इसके अकाउंट में अगर 10 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ है, तो ये आदमी गरीबी रेखा की लाइन में कैसे लगा है? उनके नज़र में ये बात नहीं आई कभी? देखिए, आंख में एक पट्टी बांध लेना, किसी चीज में लीपा पोती करना। देखिए, वो है चांडा गांव के आसपास, जो पिपरिया गांव आप बता रहे हैं, और वहां पे रहने वाला हमारी विलुप्त होती प्रजाति बैगा चक है। और बैगा लोगों को डिस्टर्ब करने का अपने हिंदुस्तान में एक स्पेशल कानून बना हुआ है कि इस जाति को हम किसी भी रूप में डिस्टर्ब ना करें। उनको जैसे रहना है, जैसे खाना है, जैसे पढ़ना है, वो एकदम जंगल प्रेमी हैं। वो अपने जंगल के फल फ्रूट पे आश्रित रहते हैं। सिर्फ नमक और मिट्टी का तेल। आज भी देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, आज भी वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग हैं। कौशल्य जी, एक और बात कहना चाहेंगे कि रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर बात हो रही है। आदिवासियों के शिक्षा के अधिकार, उनके भोजन के अधिकार, उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनके रहन सहन, उनको जो सुविधाएं मुहैया होना चाहिए, वो क्यों उपलब्ध नहीं हो पाती? इसलिए नहीं उपलब्ध हो पाती क्योंकि इस समय जो सरकार बैठी है, और काफ़ी लंबे समय से बैठी है, उनको किसी आदिवासी से लेना देना नहीं है, उसको किसी हरिजन से लेना देना नहीं है, किसी दलित से लेना देना नहीं है। वो क्या कर रही हैं कि वो सोच रहे हैं कि अगर हमको लंबे समय तक सत्ता में बने रखना है, तो हमको सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल खोलना पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में आज से 4 साल पहले 32,000 स्कूल बंद हो गए रिकॉर्ड में। क्यों? वो जनसंख्या जब हमारी बढ़ रही है, तो हमें स्कूल की ज़रूरत है कि हमें स्कूल की बंद करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आज भी आदिवासी बच्चा भेदभाव का शिकार होता है। अगर कोई सरकारी स्कूल में कोई बच्चा ब्रिलियंट है, आदिवासी बच्चा, दलित बच्चा ब्रिलियंट है, तो उसके होशियारी को वहीं रोक दिया जाता है। उसको या कंपार्टमेंट दे देंगे या उसको फेल कर देंगे कि ये आगे चल के, अच्छा उनकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं होता, माँ बाप चले जाते हैं काम पे, और बच्चा का मन लगा पढ़ने में तो ठीक है, नहीं हम आपको एक केस देंगे, अभी कुछ दिन रुक जाइए, 10-15 दिन, जैसे मैं फुर्सत हो जाती हूँ। मैंने 15-20 लड़कियों की पढ़ाई दोबारा शुरू कराई है, आदिवासी बच्चियों की, जिन्होंने आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई छोड़ दी। तो मैंने उनके रिकॉर्ड निकलवाए, कुछ हमें कहीं जन्म प्रमाण पत्र इन सब की आवश्यकता पड़ती थी। तो जब हमने उनके रिकॉर्ड निकलवाए, तो उसमें निकला कि इनको साइकिल दी गई है, इनको फलाना दिया गया है।
तो जब हम पढ़ रहे थे उसी में देख देख के, तो वो लड़कियां कहती हैं, बुआ हमको तो ये साइकिल कभी मिली ही नहीं, हमको ये वाली तो सुविधा कभी मिली ही नहीं स्कूल में। अब आप ये सोचो कि वो 10-15 लड़कियों की जो हमने दोबारा कैसे भी हमने चाहे प्राइवेट में उनका कुछ कराया हो या उनको ट्रेनिंग दिला रहे हो, तो ये 15-20 लड़कियां अगर कह रही हैं कि हमको तो साइकिल मिली ही नहीं, तो ये तो पूरे जबलपुर और पूरे अपने इसकी मामला है। पता नहीं कितनी आदिवासी लड़कियों के नाम पे ये साइकिलें निकली होंगी और सामान निकला होगा। तो वो ये मैं आपको ना विद कागज दूंगी। दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा है कि आदिवासियों बच्चों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो साइकिलें कहाँ चली गई, उनकी किताबें कौन ले गया, उनका स्टाइफंड कहाँ गया। बहुत सारे मुद्दे हैं। और फिर एक बात कहेंगे कि एकलव्य आज भी है, द्रोणाचार्य बहुत सारे हो गए यस। जो उनके अंगूठे काटते हैं। एक और आखिरी बात आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने सरकार की बात की कि आज की सरकार, लेकिन आज की सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, बिल्कुल। तो आप क्या कह सकती हैं? द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, मैं बनाने वालों को बधाई देती हूँ। पर द्रौपदी मुर्मू जी जिस पद पे हैं, वो हमारी सम्मानीय हैं, हमारे समाज को बिलोंग करती हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं। हमने भी बहुत सारे पत्राचार किए हैं, उनको 6 साल कोई नहीं हटा सकता। द्रौपदी मुर्मू के पास जो पत्र जाते हैं या मेल जाते हैं, या तो वो पढ़ नहीं पाती या उनको उनके सामने रखे नहीं जाते हैं। आज देश की जो स्थिति है, अगर द्रौपदी मुर्मू जी चाह ले तो देश की आधी समस्या से हमें निजात मिल जाए। अगर बस उनको सिर्फ एक आदेश देना है, राष्ट्रपति एक दुनिया का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पावर होता है। या तो जो हम लोग मेल करते हैं, जो हम लोग चिट्ठी कर देते हैं, या हम लोग समय मांगते हैं, तो या तो उनके पटल तक जा नहीं पाता। अब जा पाता तो ऐसा तो नहीं है कि वो आदिवासी से मिले ना। भाई हम लोग इसके पहले भी आदिवासी राष्ट्रपति या कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, कई बार मिले। तो ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, वोट लेने के लिए, तो हमारे समाज के व्यक्ति को आपने एक शीर्ष पद पे बैठा दिया। उस पद के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है अधिकारियों की और शीर्ष अधिकारियों की कि जो उस दीवार के उस पार नहीं जा सकता। जिस दिन उस पार जाने लगेगा तो राष्ट्रपति काम करेगा। अब राष्ट्रपति जी का ओहदा इतना बड़ा है कि ना वो मेल चेक कर सकती, ना वो चिट्ठियां पढ़ सकती, जब तक उनके सामने ना रखा जाए। मैंने भी कम से कम 25 मेल करे हैं उनको, और 25 बार समय मांगा है कि वो एक बार मिल लेती तो मैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश की देख रहे हैं। आपने मणिपुर में देखा क्या हुआ? मध्य प्रदेश में तो हम लोग रोज तिल तिल करके मर रहे हैं। आपको एक चीज़ पता है कि मंडला डिंडोरी में नक्सलाइट के नाम पे निर्दोष लोगों को जेल में डाल देते हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि नक्सलाइट के नाम पे केंद्रीय बजट बहुत ज़्यादा आता है। तो अब इनके तरफ से भाई हम लोग गिनती के कुछ नेता हैं, हम लोग कितना काम करेंगे? तो सरकार इस बात को जानती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने हर आदिवासी क्षेत्रों में वनवासी आश्रम बना दिया है। जानते हैं आप, वनवासी आश्रम में आप आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करने लगे हो। आप कहते हो कि आदिवासियों का जो नामकरण हो वो वनवासी के नाम से। वनवासी का मतलब क्या होता है? वनवासी शब्द कब आया था? जब श्री रामचंद्र जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे और पैदल यात्रा कर रहे थे। आदि का मतलब होता है आदिवासी, मतलब जब दुनिया बनी होगी जब से आदिवासी इस देश में निवास कर रहा है। पर मैं ये देख रही हूँ कि जब से इस देश में आदिवासी है वो ऐसा लगता है रिफ्यूजी है, और रिफ्यूजी आदमी इस देश का मूल निवासी है। यानी जो मूल निवासी है इस धरती का, इस भारत का, वो अपने आप को जब शरणार्थी मान लेता हो तो उसकी मुख्य धारा में शामिल करने की जो लड़ाई है वो और भी ईमानदारी से होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप आदिवासियों के हक, उनके अधिकार, उनकी शिक्षा, उन सब के लिए आप प्रयास करेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी। आप हर सप्ताह आदिवासियों के मुख्य मुद्दे और ओरिजिनल मुद्दे पे चाहे 1 मिनट का दिखाएं, पर दिखाएं जिससे, देखिए आजकल आदिवासी मीडिया से भी नहीं डरता। अधिकारी आदिवासियों के अत्याचार को लेके मीडिया से भी नहीं डरता। मतलब वो अपनी मनमानी करता रहता। अब तो घोटालों की परत इतनी लंबी हो गई है कि शायद ही कोई अधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री
उसको सुलझा पाए। सब मुंह चलाने वाले लोग हैं। आप ये बताओ कि शिवराज चौहान की कम से कम 53 या 5400 घोषणाएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई। मतलब आप जनता को बेवकूफ समझते हो। जहां गए मुंह पटक दिया कि हम यहाँ पर ये करवा देंगे और उसके नाम पे आपने वोट ले लिया। मतलब झूठ। देखो, नेताओं को, किसी भी पार्टी का आदमी हो, समाज से राजनीतिक दल बनता है और राजनीतिक दल से एक सुदृढ़ देश बनता है। तो जब तक हमारा समूह समाज मजबूत नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, तब तक स्वस्थ राजनीति नहीं होगी। मैं तो आपसे अनुरोध करूं, मैं शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा लड़ती हूँ। और आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा को मध्य प्रदेश में लाने वाला कौन है। सबसे पहले बिरसा मुंडा की आधारताल में प्रतिमा मैंने ही लगवाई थी, फिर दूसरी मैंने डिंडोरी में लगवाई हमारी सरकार में। अब आज उसको सबसे ज्यादा विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जब बिरसा मुंडा लग रहा था, पर आज वो भगवान मान लिए। पर भगवान तो मान लिया आपने बिरसा मुंडा का कार्यक्रम कर दिया, विज्ञापन दे दिया, सब कुछ। क्या बिरसा मुंडा को आपने दिल से अपनाया? बिरसा मुंडा के जो 25 साल का कार्यकाल था, क्या आपने उसको कभी आदिवासी समाज के बीच में रखा? बिरसा, आज भी आपको ये पता है कि बिरसा मुंडा पुरस्कार योजना है, हमारे शासन काल में भी थी, कि उसमें हमारे समय पे 2 लाख रुपए थे, अब तो बढ़ गए कई लाख रुपए होंगे। आज तक इन्होंने बिरसा मुंडा पुरस्कार घोषित क्यों नहीं किया? ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि बिरसा मुंडा के नाम से जो पुरस्कार है वो आज तक घोषित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में कोल विकास प्राधिकरण की मांग हमने की थी। कोल विकास प्राधिकरण, आपको पता है कि जितने यहाँ गोंड हैं उसी के समकक्ष कोल है, दोनों आदिवासी बराबर है। ये पट्टी जब चलती है तो विंध्य से यूपी तक को जाती है, जहाँ पे कोल समुदाय, हमारा जो महाकौशल है ये गोंड प्रधान है। तो कोल विकास प्राधिकरण की मांग हमने कांग्रेस के शासनकाल में की थी, पर कांग्रेस सरकार उस समय चली गई। पर हमारे ज्ञापन को देख के भारतीय जनता पार्टी सारे नियम बना लेती है। कोल विकास प्राधिकरण का गठन है पंडित जी, जबलपुर में भी, पूरे मध्य प्रदेश के जितने कलेक्टर होते हैं उसका अध्यक्ष होता है और उसका बहुत सारा फंड आता है कोल विकास प्राधिकरण का। आप ये प्रश्न करिए सरकार से कि अभी तक मध्य प्रदेश में कोल विकास प्राधिकरण का कितना फंड आया और वो फंड कहाँ कहाँ खर्च हुआ। कम से कम अगर हमारे जबलपुर में फंड आया है तो कलेक्टर को हमसे बुला के बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं उस समाज को हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि कोल बस्तियों में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। अगर कोल विकास प्राधिकरण का ही पैसा समाज को मिलने लगे ना, तो कम से कम आपके बीच में 10-20 IAS IPS आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होना चाहिए। कोल विकास प्राधिकरण का फंड कहाँ जाता है, कोल विकास प्राधिकरण की स्थिति क्या है, ये सवाल जरूर पूछे जाना चाहिए। लाजमी है कि हर सवाल का जवाब भी मिले। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।